बात करेंगे कि भारत कब कब बटा और इस अखंड भारत का इतिहास क्या है। आज तक किसी भी इतिहास की पुस्तक में इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि बीते 2500 सालों में हिंदुस्तान पर जो आक्रमण हुए उनमें किसी भी आक्रमणकारी ने अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश पर आक्रमण किया हो। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि यह देश कैसे गुलाम और आज़ाद हुए। पाकिस्तान व बांग्लादेश निर्माण का इतिहास तो सभी जानते हैं, बाकी देशों के इतिहास की चर्चा नहीं होती। हकीकत में अखंड भारत की सीमाएं विश्व के बहुत बड़े भूभाग तक फैली हुई थी। एवरेस्ट का पहले नाम था सागरमाथा या गौरी शंकर चोटी। पृथ्वी का जब जल और थल इन दो तत्वों में वर्गीकरण करते हैं तब 7 द्वीप एवं 7 महासमुद्र माने जाते हैं। हम इसमें से प्राचीन नाम जम्बूद्वीप, जिसे आज एशिया द्वीप कहते हैं, तथा इंदु सरोवरम, जिसे आज हिंदू महासागर कहते हैं, के निवासी हैं। इस जम्बूद्वीप के लगभग मध्य में हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत में विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी सागरमाथा गौरी शंकर है, जिसे 1835 में अंग्रेज शासकों ने एवरेस्ट नाम देकर इसकी प्राचीनता व महानता पहचान को समाप्त कर दिया। अखंड भारत इतिहास की किताबों में हिंदुस्तान की सीमाओं का उत्तर में हिमालय व दक्षिण में हिंद महासागर का वर्णन है, परंतु पूर्व पश्चिम का वर्णन नहीं है। परंतु जब श्लोकों की गहराई में जाएं और भूगोल की पुस्तकों और एटलस का अध्ययन करें तभी ध्यान में आ जाता है कि श्लोक में पूर्व व पश्चिम दिशा का वर्णन है। कैलाश मानसरोवर से पूर्व की ओर जाएं तो वर्तमान का इंडोनेशिया और पश्चिम की ओर जाएं तो वर्तमान में ईरान देश या आर्यन प्रदेश हिमालय के अंतिम छोर पर हैं। एटलस के अनुसार जब हम श्रीलंका या कन्याकुमारी से पूर्व व पश्चिम की ओर देखेंगे तो हिंद महासागर इंडोनेशिया व आर्यन ईरान ही है। इन मिलन बिंदुओं के बाद ही दोनों ओर महासागर का नाम बदलता है। इस प्रकार से हिमालय, हिंद महासागर, आर्यन ईरान व इंडोनेशिया के बीच का पूरे विभाग को आर्यावर्त अथवा हिंदुस्तान कहा जाता है। सन 1947 में भारत का पिछले 2500 सालों में 24वां विभाजन है। अंग्रेज का 350 वर्ष पूर्व के लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापारी बनकर भारत आना, फिर धीरे धीरे शासक बनना और उसके बाद 1853 से 1947 तक उनके द्वारा किया गया भारत का 7वां विभाजन है। 1853 में भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किमी था, परंतु वर्तमान में क्षेत्रफल मात्र 33 लाख वर्ग किमी रह गया है। पड़ोसी 9 देशों का क्षेत्रफल लगभग 50 लाख वर्ग किमी बनता है। सन 1800 से पहले विश्व के देशों की सूची में वर्तमान भारत के चारों ओर जो आज देश माने जाते हैं, उस समय ये देश थे ही नहीं। यहाँ राजाओं का शासन था। इन सभी राज्यों की भाषा अधिकांशतः शब्द संस्कृत के ही हैं। मान्यताएं व परंपराएं बाकी भारत जैसी हैं। खान पान, भाषा, बोली, वेशभूषा, संगीत, नृत्य, पूजा पाठ, पंथ के तरीके सब एक से थे। जैसे जैसे इनमें से कुछ राज्यों में भारत के इतर यानी विदेशी मजहब आए तब वे संस्कृति बदलने लगी। 2500 साल के इतिहास में सिर्फ हिंदुस्तान पर ही हमले हुए हैं। इतिहास की पुस्तकों में देखा जाए तो 2500 वर्ष में जो भी आक्रमण हुए, यूनानी, यवन, हूण, शक, कुषाण, सीरियन, पुर्तगाली, डेच, फ्रेंच, डच, अरब, तुर्क, तातर, मुगल व अंग्रेज, इन सभी ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। ऐसे इतिहासकारों ने अपने पुस्तकों में कहा है। किसी ने भी अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश पर आक्रमण का उल्लेख नहीं किया है। 1834 में शुरू हुई और 26 मई 1876 को रूसी व ब्रिटिश शासकों के बीच गंडामक संधि के रूप में निर्णय हुआ और अफगानिस्तान नाम से एक बफर स्टेट अर्थात राजनीतिक देशों को दोनों ताकतों के बीच स्थापित किया गया। इससे अफगानिस्तान अर्थात पठान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अलग हो गए। दोनों ताकतों ने एक दूसरे से अपनी रक्षा का मार्ग भी खोज लिया, परंतु इन दोनों पूंजीवादी व मार्क्सवादी ताकतों में
अंदरूनी संघर्ष सदैव बना रहा कि अफगानिस्तान पर नियंत्रण किसका हो। अफगानिस्तान शैव व प्रकृति पूजक, मत्स्य बौद्ध मतावलंबी और फिर विदेशी पंथ इस्लाम मतावलंबी हो चुका था। बादशाह शाहजहाँ, शेर शाह सूरी व महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में उनके राज्य में कंधार गंधार आदि का वर्णन मिलता है। मध्य हिमालय के 46 से अधिक छोटे बड़े राज्यों को संगठित करके पृथ्वीनारायण शाह नेपाल नाम से एक राज्य बना चुके थे। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने इन क्षेत्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते समय पर शरण ली थी। अंग्रेजों ने विचारपूर्वक 1904 में वर्तमान के बिहार स्थित सुगौली नाम स्थान पर उस समय के पहाड़ी राजाओं के नरेशों से संधि कर नेपाल को एक आज़ाद देश का दर्जा प्रदान कर अपना रेजिडेंट बैठा दिया। इस प्रकार से नेपाल स्वतंत्र राज्य होने पर भी अंग्रेजों के अप्रत्यक्ष अधीन ही रहा। रेजिडेंट के बिना महाराज को कुछ भी खरीदने तक की अनुमति नहीं थी। इस कारण राजा महाराजाओं में यह तनाव था। नेपाल 1947 में ही रेजिडेंसी से मुक्त हुआ। 1906 में सिक्किम व भूटान, जो वैदिक बौद्ध मान्यताओं के मिले जुले समाज के छोटे विभाग थे, इन्हें स्वतंत्रता संग्राम से लगकर अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण से रेजिडेंट के माध्यम से रखकर चीन के विस्तारवाद पर अंग्रेजों ने नज़र रखना शुरू किया। यहाँ के लोग सत्य, अहिंसा, करुणा के उपासक थे। यहाँ खनिज व वनस्पति प्रचुर मात्रा में थी। यहाँ के जाति जीवन को धीरे धीरे मुख्य भारतीय धारा से अलग कर मतांतरित किया गया। 1836 में उत्तर भारत में चर्च ने अधिक विस्तार कर नए आयामों की रचना कर डाली। फिर एक नए देश का निर्माण हो गया। 1914 में तिब्बत को केवल एक पार्टी मानते हुए चीन भारत की ब्रिटिश सरकार के बीच एक समझौता हुआ। भारत और चीन के बीच तिब्बत को एक बफर स्टेट के रूप में मान्यता देते हुए हिमालय को विभाजित करने के लिए मैकमोहन रेखा का निर्माण हुआ। हिमालय को बांटना और तिब्बत को भारत से अलग करना एक षड्यंत्र रचा गया। चीनी और अंग्रेजी शासकों ने एक दूसरे के विस्तारवादी साम्राज्यवादी मंसूबों को लगाम लगाने के लिए कूटनीतिक खेल खेला। 1935 व 1937 में ईसाई ताकतों को लगा कि उन्हें कभी भी भारत व एशिया से जाना पड़ सकता है। समुद्र में अपने नौसैनिक बेड़े बैठाने, उसके समर्थक राज्य स्थापित करने तथा स्वतंत्रता संग्राम से उन विभागों व समाजों को अलग करने हेतु सन 1935 में श्रीलंका व 1937 में म्यांमार को अलग राजनीतिक देश की मान्यता दी। श्रीलंका व म्यांमार का अलग अस्तित्व प्रदान करने ते ही मतांतरण का पूरा ताना बाना जो पहले से तैयार था, उसे अधिक विस्तार व सुदृढ़ता से इन देशों में प्रदान की गई। ये दोनों देश वैदिक बौद्ध धार्मिक परंपराओं को मानने वाले हैं। म्यांमार के अनेक स्थान विशेष रूप से रंगून का अंग्रेजों द्वारा देशभक्त भारतीयों को काले पानी की सजा देने के लिए जेल के रूप में उपयोग होता रहा। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इसकी पटकथा अंग्रेजों ने पहले ही लिख दी थी। सबसे ज़्यादा स्थित खराब भौगोलिक रूप से पाकिस्तान की थी। ये दो देशों में बटा हुआ था और दोनों देश के बीच की दूरी 2500 किलोमीटर थी। 16 दिसंबर 1971 को भारत के सहयोग से एक अलग बांग्लादेश अस्तित्व में आया। यह कैसी विडंबना है कि जिस लंका पर पुरुषोत्तम श्री राम ने विजय प्राप्त की, उसी लंका को विदेशी बना दिया गया। रचते हैं हर वर्ष रामलीला। वास्तव में देशी है हमारा इतिहासकार समाज, जिसने वोट बैंक के भूखे नेताओं से मालपुए खाने के लालच में भारत के वास्तविक इतिहास को इतना धूमिल कर दिया। इसकी धूल साफ करने में इन इतिहासकारों और इनके आकाओं को सांप्रदायिकता दिखने लगती है। यदि इन इतिहासकार को, जो तथाकथित कहे जा सकते हैं, अपने आकाओं से वोट बैंक राजनीति खेलने वाला का साथ नहीं छोड़ा, देश को पुनः विभाजन की ओर धकेल दिया जाएगा। इन तथाकथित इतिहासकारों ने कभी वास्तविक भूगोल और इतिहास से देशवासियों को अवगत कराने का साहस नहीं किया।